नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यहाँ पर जब सिनेमा ने बोलना सीखा से शीर्षक से लिया गया है कि पहले हमारे यहाँ पर जो फिल्म बनती थी वो कैसी फिल्म बनती थी, मूक, मतलब जिसमें सिर्फ चित्र दिखाए जाते थे, भाषा नहीं सुनाई जाती, बातचीत नहीं सुनाई जाती थी। परंतु 14 मार्च 1931 में एक ऐसी मतलब ऐतिहासिक तारीख हुई जब भारतीय सिनेमा में क्या है, बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि पहली बार भारत के सिनेमा में बोलने वाला जो फिल्म है वह बनी थी। अब पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एंड ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। और जो बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी तो कैसे जगी, तो यही बताया गया है कि इन्होंने क्या है, एक बोलती फिल्म देखी थी, शो बोट। तो इसके बाद इनका मन हुआ कि हम भी है ना बोलती हुई फिल्म बनाएं। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक, आगे देखते हैं, नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। मतलब पहली बार बना रहे थे तो उसमें गीतकार भी चाहिए, संगीतकार भी चाहिए और जो संवाद को वो भी चाहिए। तो इन सब की अब क्या है, शुरुआत होनी थी बोलती फिल्म के माध्यम से। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। और इन्होंने जब ये फिल्म चुनी तो इसके लिए क्या है, संगीत में 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। वाद्य यंत्र में जैसे तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ये इन्होंने पहला गाना डाला था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आगे बता रहे हैं कि जो मूक फिल्म होती थी वो तो दिन की उजालों में आसानी से बन जाती थी, परंतु जब बोलती हुई फिल्म बना रहे थे तो उसमें बिल्कुल शांति चाहिए थी। और शांति चाहिए तो अब रात में शांति होती क्योंकि सब लोग सो जाते हैं। तो इन्होंने फिर क्या है, अब रात में बना रहे हैं तो फिर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अब लाइट नहीं तो उन्होंने क्या है, लाइट की व्यवस्था की। और तभी से क्या है, जो प्रकाश है वह हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया।
आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्धेसिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आगे बता रहे कि आलम आरा ने जो भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो इन्होंने प्रदान किए ही, और अर्धेसिर की जो कंपनी है, कंपनी तक ने क्या है, जो भारतीय सिनेमा है उनको कम से कम 150 से अधिक मूक और बोलती हुई फिल्म बनाने के लिए दी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। नायक विट्ठल उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। और बता रहे इसकी जो नायिका थी वो जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल जी, और वे उस दौर के जो सर्वाधिक परिश्रम करने वाले क्या थे, स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। सॉरी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसी घटना घटी कि विट्ठल जी को उर्दू बोलनी नहीं आती थी। तो अब उर्दू बोलनी नहीं आती तो फिर वो फिल्म कैसे अच्छे से बन पाती, क्योंकि वो उसी पर आधारित थी। तो उन्होंने क्या किया, इनको हटा करके और दूसरे को ले लिया, और दूसरे को कलाकार को लिया, महबूब को। तो इनको बुरा लग गया और इन्होंने क्या कर दिया, अपना हक पाने के लिए इनके ऊपर मुकदमा भी चला दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। और उस दौर का जो उनका मुकदमा चला था उसके लड़ने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। आगे बता रहे हैं कि ये फिल्म उन्होंने केस जीत लिया तो नायक वही बन गए विट्ठल जी, और ये प्रसिद्ध मतलब मूवी अच्छी भी चली। और इसी में जो काम करने वाले और भी लोग थे, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी, ये सभी अभिनेता आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यहाँ पर बता दें कि जो पहली फिल्म बनी थी बोलती फिल्म सबक, यह 14 मार्च 1931 को मुंबई में जब रिलीज हुई थी। कौन से सिनेमा में हुई थी, तो मैजेस्टिक में रिलीज हुई थी। और यहाँ पर 8 सप्ताह तक ये जो फिल्म है हाउसफुल रही, मतलब इतनी भीड़ बढ़ती थी लोगों की देखने के लिए कि पुलिस भी उनको नियंत्रण नहीं कर पाती थी। और इनके जो कुछ चीज़ अपन जब करते हैं तो समीक्षक और आलोचक भी होते हैं, तो समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म घोषित कर दिया। परंतु दर्शक लोगों के लिए तो यह अनोखा अनुभव था कि पहली बार वो बोलती फिल्म देख रहे थे, तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने के लिए जाते थे। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान,
आगे बता रहे हैं कि सावक फिल्मों के लिए पौराणिक कथा, पारसी रंगमंच, नाटक, अरबी प्रेम कथा सभी का विषय चुना गया और इसके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनाई गई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाफ सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। मतलब इस फिल्म में क्या है, एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, तो इस कारण से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उसका विरोध किया। सवाफ सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देश सिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाफ फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। अब बता रहे हैं कि जब इनको फिल्म के लिए अवार्ड मिला, सम्मान मिला, तो ये इतने विनम्र स्वभाव के थे कि इन्होंने कहा कि मेरे को तो जो करना चाहिए देश के लिए मैंने तो वह कार्य किया है, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। आगे बता रहे कि जब मतलब बोलती फिल्में बनने लग गई तो अब क्या पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की भी जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि अब क्या है, संवाद बोलना भी था, उनको याद भी करना था, तो उसके लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। अब सिर्फ अभिनय करने से काम नहीं चलता। फिल्मों में तो क्या होता था, अभिनय अकेला कर दिया, काम चल गया, परंतु अब नहीं चलता। मूक फिल्म के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। आगे बता रहे हैं कि आप देखो बोलने वाले पढ़े लिखे चाहिए थे और फिर संगीत डाला गया था, तो संगीत के कारण क्या है, उनकी जो संगीत कला है वो भी बढ़ने लगी और अब जो हमारी भाषा थी हिंदी उर्दू वो भी हमारी फिल्मों में आने लगी और सार्वजनिक जीवन के जितने भी प्रतिबिंब थे वे उसमें दिखाई देने लगे। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधवी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी और बता रहे कि अभिनेता अभिनेत्रियों की जो लोकप्रियता थी उसका असर वहाँ के जो व्यक्ति थे उन पर बहुत पड़ने लग गया। जैसे बता रहे कि एक फिल्म इन्होंने बनाई थी माधवी, तो माधवी में एक सुलोचना नाम की नायिका थी, तो उसकी जो हेयर स्टाइल थी बालों की, तो वो उसको हर औरत करना पसंद करती थी, वो इतनी प्रचलित हो गई थी हेयर स्टाइल। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देश सिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकार ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। बता रहे कि सिर्फ भारत में ही ये फिल्म पसंद नहीं की गई बल्कि श्रीलंका, वर्मा, पश्चिम एशिया में भी ये फिल्म पसंद आई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी।
तो यहाँ पे सावाक जो फिल्म है, बोलने वाली फिल्म, उनके बारे में पूरी चर्चा की गई है कि फिल्म कैसे बनी, कब बनी, उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर और कितनी प्रसिद्ध रही, उसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या क्या बदलाव आया आदि। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर पाठ से। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। काम करने वाले चेहरे कितने थे? 78, जिसको इंग्लिश में बोलते 78। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। उन्हें अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया और विट्ठल जी मुकदमा जीत गए और उसके बाद भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक वही बने। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, जो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्रता से कहा। अब पाठ से आगे। मूक सिनेमा के संवाद नहीं होते, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो यहाँ पे हमें जो मूक सिनेमा में संवाद नहीं होती उसमें जो दैहिक अभिनय की प्रधानता होती थी, पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को जो अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का जो आधार लेकर है वो हमें बताना है। तो मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केस सज जाता तो उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। संगीत आ गया। अब डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों के अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरों की आवाज दी जाती है, दूसरे की आवाज दी जाती है, तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्म में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण भी ऐसा हो जाता है। अब है अनुमान और कल्पना। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठहाकेदार हंसी
कैसी दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो ये बच्चों आपके लिए है, इसको आपको स्वयं करना होगा। जैसे रावण की हंसी है, आप रावण की हंसी का अभिनय करते हुए इसको अनुभव कर सकते हैं। अब है मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जब मूवी देख रहे हैं तो हम मूवी देखते समय, आजकल तो मूड का वह बटन आता ही है, तो हम मूड करते हैं। मूड करने के बाद हम क्या पूरी फिल्म को देखें। जब हम पूरी फिल्म देख चुके होंगे तब हमें समझ में आएगा कि संवाद और जो दृश्य है इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है फिल्म के अंदर। अब अगले पृष्ठ पर अगला प्रश्न है हमारा भाषा की वाच्य प्रश्न लेंगे। यहाँ पर सवाक शब्द वाक्य के पहले सा लगने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्न के शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। तो अब हमें यहाँ पे क्या है, सा उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं, अर्थात इनमें सा उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग हमेशा क्या होता है, शब्द के पहले लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाक में सा जुड़ गया तो क्या बन गया, सा वाक। ऐसे ही हमें बनाना है। तो हित में हम सा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सहित। परिवार में हम सा जोड़ेंगे तो सा परिवार। विनय में तो सविनय। चित्र में सचित्र। बल में सबल। सम्मान में, यहाँ पे मान शब्द होना चाहिए तो मान में हम सम जोड़ दिया है तो सम्मान। अब हम यहाँ पर सा सम्मान भी बना सकते हैं। यहाँ पर सम्मान में हम जोड़ देंगे सा तो हो जाएगा सा सम्मान। अब है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं, आ, अन, नी, दू, का, कु, सा, सु, अद, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। मूल शब्द वाक, लोचन, फिल्म, कामयाब। उपसर्ग सासु, प्रत्यय आ, कार, ई। अब देखो यहाँ पे हमने वाक में सा उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, सवाक। ऐसे ही हमने लोचन में सु जोड़ा तो क्या हो गया, सुलोचन। और आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, सुलोचना। फिल्म, अब हमने फिल्म में कार प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, फिल्मकार। ऐसी कामयाबी में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, कामयाबी। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो आपको ऐसे ही क्या करना है और 15 शब्द बनाना है। जैसे हमने लिया मूल शब्द में पुत्र, घट, सार, मुख, परिवार, नायक, मरण, संहार, ज्ञान, यश, कोण, कर्म, राग, बंद, पका। अब हम इनमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ेंगे। उपसर्ग जोड़ते हैं सबसे पहले, तो हम उपसर्ग से ही बनाते हैं। यहाँ पर तो पुत्र में हमने सु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, सुपुत्र। घट में हमने औ उपसर्ग जोड़ा तो औघट। सार में हमने अनु उपसर्ग जोड़ा तो अनुसार। मुख में हमने आ जोड़ा उपसर्ग तो आमुख। परिवार में सा जोड़ा तो सा परिवार। नायक में अधि जोड़ दिया तो अधिनायक। मरण में आ जोड़ा तो आमरण। संहार में उप जोड़ दिया तो उपसंहार। ज्ञान में आ उपसर्ग जोड़ा तो अज्ञान। यश में हमने सु उपसर्ग जोड़ा तो सुयश। कोण में हमने सम उपसर्ग जोड़ा तो समकोण। और कर्म में हमने सत उपसर्ग जोड़ा तो सत्कर्म। राग में हमने अनुपसर्ग लगाया तो अनुराग। बंध में हमने नि उपसर्ग लगाया तो निबंध। पका में हमने अध उपसर्ग लगाया तो हो गया अध पका। अब हम बनाएंगे प्रत्यय से। अभी हमने उपसर्ग से बनाए थे, अब हम बनाते प्रत्यय से। जैसे मूल शब्द हमने लिया चाचा, लेख, काला, लड़, सज, अंश, सुनार, चल, पर,
खुद, ध्यान, चिकना, विशेष, चमक, भारत। अब हम प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं या शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब चाचा में हमने एरा प्रत्यय लगाया तो क्या बनेंगे? चचेरा। लेख में हमने का लगाया तो लेखक। काला में हमने पन प्रत्यय लगाया तो कालापन। लड़ में हमने आई प्रत्यय लगाया तो लड़ाई। सच में हमने आवट प्रत्यय लगाया तो सजावट। अंश में हमने ता प्रत्यय लगाया तह तो अंशतः। सुनार में इन लगाया तो सुनारिन। जल में हमने जा लगा दिया तो हो गया जलज। पर में हमने जीवी प्रत्यय लगाया तो परजीवी। खुद में आई लगाया तो खुदाई। ध्यान में हमने पूर्वक प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? ध्यान पूर्वक। चिकना में हमने आहट लगाया तो क्या हो गया? चिकनाहट। विशेष में हमने तया लगा दिया तो क्या हो जाएगा? विशेष तया। चमक में इला लगा दिया तो चमकीला। भारत में ई लगा दिया तो भारतीय। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।